गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में 14वां जो काव्य है युग और मैं, इस काव्य के कवि हैं नरेंद्र शर्मा। पहले कवि का परिचय हम देखेंगे। कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 में जहांगीरपुर बुलंदशहर में हुआ। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए तक हुई। वे आकाशवाणी के विविध भारती कार्यक्रम के प्रधान के रूप में सक्रिय रूप में जुड़े रहे। उनका नाम प्रगतिवादी कवियों में भी लिया जाता है, जो अंशतः उचित भी है। नरेंद्र शर्मा के कवि जीवन का विकास भी सुमित्रानंदन पंत जी की तरह 3 युगों में रहा है। वे पहले प्रेम और विरह के छायावादी गीतकार रहे, फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में और अंत में अरविंदवादी दार्शनिक के रूप में। उनके कविता संकलनों में प्रमुख है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्निशस्य, रक्तचंदन, लाल निशान, पलाशवन आदि। कविता संग्रह के अतिरिक्त नरेंद्र जी का एक कहानी संग्रह भी है और वह है कड़वी मीठी बातें। उनकी कई कविताओं में तत्कालीन समय की वेदना प्रतिबिंबित होती है। युग और मैं कविता में देश में जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ है, बस्तियां उजड़ने लगी, मानवता जख्मी हुई, इसकी कवि को असह्य पीड़ा है। सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा नगण्य लगती है। मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए हैं, पर अपने में दैवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर मनुष्य आत्मघाती बनकर एक दूसरे का पराभव कर जगत के वैभव को तहस नहस कर रहा है। इसकी वेदना युग और मैं कविता में अभिव्यक्त हुई है। अब हम काव्य की हर एक पंक्ति का भावार्थ अच्छी तरह से समझेंगे। पहली 2 पंक्तियां हैं। उजड़ रही अनगिनत बस्तियां, मन मेरी ही बस्ती क्या, धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। तो यह प्रथम जो 2 पंक्तियां हैं, उसके जो शब्द है, उजड़ना यानी नष्ट होना, अनगिनत यानी असंख्य, बस्ती यानी गांव कस्बा, धब्बा यानी दाग, हस्ती यानी अस्तित्व। तो पहले हम इन 2 पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। कवि कहते हैं कि आज का वातावरण विनाशक प्रवृत्तियों से भरा हुआ है। असंख्य बस्तियां उजड़ रही हैं, गांव उजड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरी बस्ती की किस बिसात। जिस तरह धब्बे अर्थात दाग मिट जाते हैं, उसी प्रकार देश भी मिट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कवि कहते हैं कि मेरा अस्तित्व तो बहुत तुच्छ है, सामान्य है। अर्थात ऐसे विध्वंसपूर्ण वातावरण में बस्तियां उजड़ रही हैं, देश मिट रहे हैं, तब मेरा अस्तित्व मिट जाए तो उसमें क्या आश्चर्य। आगे की पंक्तियां हैं। बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कही। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुण कथा। तो यहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं, पहले उसके शब्दार्थ को समझेंगे। अंगार यानी आग के गोले, लपट यानी ज्वाला, निगलना यानी खा जाना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि आसमान से आज बम के रूप में आग के गोले बरस रहे हैं, धरती से आग की ज्वालाएं निकल रही हैं, विनाश की ज्वालाओं से धरती लिपटी हुई है, संसार में सभी लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि ऐसी स्थिति में मैं अपने बारे में क्या बताऊं। जब सारा संसार ही दुख से दुखी है, तो मेरा दुख दर्द क्या गिनती करना। अर्थात दुनिया भर के दुखों के सामने मेरा दुख दर्द तो बहुत सामान्य है। कवि इस पंक्ति में यही बताया है कि संसार के दुख दर्द के सामने मनुष्य को
अपने दुख दर्द को बड़ा समझकर निराश या हताश नहीं होना चाहिए। अब आगे की काव्य पंक्तियाँ हैं। जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। पहले हम इन 3 पंक्ति का भावार्थ समझेंगे। घाव यानी जख्म, समता यानी समानता, व्यथा यानी दर्द पीड़ा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि आज मानवता घायल है। कवि कहते हैं कि घायल मानवता के घाव न जाने कब भरेंगे, यह कोई नहीं जानता। चारों ओर विध्वंस की स्थिति है। एक दूसरे पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की होड़ में सब लोग लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में दुनिया के सभी लोगों की बराबरी का सपना न जाने कब सच्चा होगा। मनुष्य की समता के सपने साकार होते नहीं दिखाई देते हैं। जब तक संसार में शांति और भाईचारे की भावना नहीं है, तब तक मनुष्यता का वातावरण नहीं बनेगा। कवि कहते हैं कि जब सारी दुनिया दर्द से पीड़ा से परेशान है, तो मैं अपनी व्यथा की चिंता क्या करूं। आगे की पंक्तियां हैं। खौल रहे हैं 7 समुंदर, डूब जाती है दुनिया। ज्ञान था लेता था जिससे, गर्क हो रही वह दुनिया। डूब रही हो सब दुनिया जब, मुझे डूबता गम तो क्या। इन पंक्तियों के जो कठिन शब्द है उसके अर्थ है खौलना यानी उबलना, समुंदर यानी समुद्र, थाह लेना यानी गहराई को मापना, गर्क हो जाना यानी डूबना, गम यानी दुख। अब इसका भावार्थ समझते हैं। कवि कहते हैं कि 7 समंदर में हिंसा की आग में पानी खौल रहा है। सारा संसार हिंसा से ग्रस्त है। दुनिया उसमें डूबती हुई नजर आती है। जिससे ज्ञान की गहराई का पता लगाया जा सकता था, वह दुनिया उसमें डूब रही है। इस प्रकार ज्ञान अपनी गहराई को खो रहा है और पृथ्वी दुख के समुद्र में डूब रही है। कवि कहते हैं कि जब सारी दुनिया डूब रही है, तो मैं अगर दुख में डूब रहा हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आगे की पंक्तियाँ हैं। हाथ बने किस लिए, करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग निर्माण। बुद्धि हुई किस लिए, कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण। आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या। अब जो ये काव्य पंक्तियाँ हैं उसके शब्दार्थ को देखेंगे। मनुज यानी मनुष्य, भू यानी जमीन और जड़ता यानी जड़। तो यहाँ पर इस पंक्ति का भावार्थ है कि ईश्वर ने मनुष्य को हाथ किस लिए दिए हैं। तो स्वर्ग का निर्माण करने के लिए ईश्वर ने मनुष्य को हाथ दिए हैं, परंतु वह यह कार्य अधूरा छोड़कर नरक का निर्माण कर रहा है। आगे कहा है कि मनुष्य को बुद्धि किस लिए दी है। तो मनुष्य को अपनी बुद्धि से संसार के अज्ञान को दूर करके यहाँ छाई हुई जड़ता अर्थात अज्ञानता को मिटाना है। लेकिन आज सब बदल गया है। ऐसा लगता है कि पूरा पासा ही उल्टा पलट गया है। कवि कहते हैं कि जब सबकी स्थिति दयनीय हो गई है, तो मेरी दयनीयता की क्या बिसात। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि और हाथ किस लिए दिए थे। तो बुद्धि का कार्य संसार के अज्ञान को दूर करके यहाँ छाई हुई जड़ता मिटाना है और हाथ का काम बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी को सबसे सुंदर स्वर्ग की तरह बनाना है। लेकिन मनुष्य अपना यह कार्य अधूरा छोड़कर इस धरती को नरक की ओर धकेलने में लगा हुआ है। अब आगे की काव्य पंक्तियाँ हैं। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी।
काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। पहले इन 3 पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। यहाँ पर शब्दार्थ हैं निखिल यानी संपूर्ण, आत्मघात यानी आत्महत्या, भव यानी संसार। तो इसका भावार्थ समझते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य को ईश्वर बनना था, सारी सृष्टि को अपने वश में करनी थी, परंतु यह काम बीच में ही उसने अधूरा छोड़ दिया है और स्वयं को मिटाने में लग गया है। ज्ञानी होकर भी आत्महत्या की प्रवृत्ति में लग गया है। खुद अपना ही नुकसान करने की प्रवृत्तियां वह कर रहा है। मनुष्य ने ईश्वर बनने की राह छोड़ दी है और अपना ही विनाश करने में लगे हैं। कवि कहता है कि जब सबने अपनी राह छोड़ दी है तो मैं अगर भटक जाऊं तो उसमें क्या आश्चर्य। जब ज्ञानियों के निशाने सही न लगे तो मेरे निशाने चूक गए तो इसमें मेरा क्या दोष। अब काव्य की अंतिम 3 पंक्तियाँ। एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को, है संघर्ष निरत मानव अब फूंक जगत गत वैभव को। तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। यहाँ पर भव यानी संसार, अभिभव यानी आदर, वैभव यानी संपत्ति, आपा यानी अभिमान, निरत यानी लगा हुआ और गत यानी बीता हुआ। तो अब इसका भावार्थ है। कवि कहते हैं कि आज दुनिया के देश एक दूसरे का विनाश करने में लगे हुए हैं। मनुष्य संसार के वैभव को नष्ट कर रहा है। इस विश्वव्यापी विनाश के सामने अगर मैं न टिक पाऊँ तो मेरे स्वाभिमान का क्या। अर्थात युग और मैं कविता में कवि ने संसार की स्थिति के संदर्भ में अपनी स्थिति को देखा है। कवि कहता है कि अधिकतर मनुष्य अपनी मामूली सामान्य पीड़ा को भी बड़ी मानने लगता है। उसे लगता है कि उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि दुनिया की स्थिति को देखकर मनुष्य को कभी हताश या निराश नहीं होना चाहिए। उसे आत्मविश्वासपूर्ण जीने का प्रयत्न करना चाहिए। अब इस काव्य के प्रश्न के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता के रचनाकार का नाम बताइए, यानी इस कविता के कवि कौन हैं। तो कवि है नरेंद्र शर्मा। दूसरा प्रश्न है, गगन और धरती से क्या हो रहा है। तो इसका उत्तर है, गगन से आग के गोले बरस रहे हैं और धरती से ज्वालाएं उठ रही हैं। तीसरा प्रश्न है, 7 समंदर में क्या हो रहा है। इसका उत्तर है, 7 समंदर में हिंसा की आग से पानी खौल रहा है। चौथा प्रश्न, काव्य शीर्षक का समानार्थी शब्द लिखिए। तो इस काव्य का अन्य जो समानार्थी शब्द है वह है कविता और जमाना। आगे का प्रश्न है, बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए हैं। यह काव्य के भावार्थ में भी हमने समझा कि बुद्धि का कार्य संसार के अज्ञान को दूर करके संसार में छाई हुई जड़ता मिटाना है और हाथ का कार्य बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना है। आगे का प्रश्न है, ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है। तो ज्ञान अपनी गहराई को खो रहा है और पृथ्वी दुख के समंदर में डूब रही है। अंतिम प्रश्न है, मानव की क्या स्थिति हो गई है। इसका उत्तर है, मानव ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा था। उसे सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था, परंतु आज वह सब छोड़कर अपने ही विनाश में लग गया है। तो यहाँ पर सारे प्रश्न के उत्तर पूर्ण हुए। इसके अलावा स्वाध्याय अभ्यास में जो भी व्याकरण दिया है, विरुद्धार्थी, समानार्थी, मुहावरों के अर्थ, यह सब CW में लिखना है और यह सारे प्रश्न के उत्तर भी CW में लिखने हैं।
इसके अलावा स्वाध्याय में जो काव्य पंक्तियों का भावार्थ दिया है, उस पंक्तियों का भावार्थ भी आपको CW में लिखना है। थैंक यू।